एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सालगिरह है। आज के दिन 1935 में प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की मिर्ती गांव में हुआ था। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रणब मुखर्जी भारत के सर्वाधिक सम्मानित राजनेताओं की सूची में शुमार थे। इसी वर्ष 31 अगस्त को 84 वर्ष की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। प्रणब मुखर्जी को सियासी गलियारों में प्रणबदा के नाम से भी जाना जाता था। प्रणब मुखर्जी के सियासी अनुभव का लोहा कई नेता मानते हैं। भारत के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा भाव उल्लेखनीय रहा है। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 में की थी और 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भारत की निष्ठा को गौरवान्वित किया। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और उज़्बेकिस्तान आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देशों को साथ खड़े रहकर एक दूसरे का समर्थन करना होगा और कट्टरवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के बारे में दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी हैं। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर भी भारत और उज़्बेकिस्तान का नजरिया एक जैसा ही रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिट के अंतर्गत सभी परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इस बात की भारत को प्रसन्नता है। उज़्बेकिस्तान के साथ भारत विशेषज्ञता विकास प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, परीक्षण, क्षमता निर्माण, अवसर रचना जैसे क्षेत्रों में भारत काफी विकसित हो रहा है, जो कि उज़्बेकिस्तान के लिए काफी लाभदायी है। दोनों ही देशों के बीच कृषि संबंधित संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना को प्रधानमंत्री ने एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि ये दोनों ही देशों के कृषि व्यापार को बढ़ाने में असरदार होगा और इससे दोनों ही देशों के किसानों को काफी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय से आई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 42 करोड़ से अधिक लोगों को सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिसके अनुसार 4 दिसंबर तक 68,903 करोड़ रुपए की मदद लोगों को दी गई है। कोरोना महामारी के समय बड़े शहरों से अपने घर लौटे हुए श्रमिकों को रोजगार के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए इन आंकड़ों को साझा किया है, जिसके अनुसार योजना के तहत 30,952 करोड़ रुपए जनधन योजना से जुड़ी महिला खाता धारकों के खातों में पहुंचाए गए हैं। पीएम किसान के लिए 17,891 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे 8.94 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। PMUY प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बैंकों में 9,670 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस इस समय कमजोर है, ऐसे में विपक्ष को साथ आना चाहिए। यदि शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने खुद ही इससे मना कर दिया है। हम उनका समर्थन करेंगे। अगर ऐसा प्रपोजल आधिकारिक तौर पर सामने आता है तो कांग्रेस को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस समय कमजोर है। इससे पहले सोनिया गांधी को यूपीए के अध्यक्ष के रूप में लाए जाने पर संजय राउत ने कहा था कि राजनीति ऐसी जगह है जहां पर आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा। राजनीति में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पवार में देश का नेतृत्व करने के सारे गुण हैं, उनके पास अनुभव है, ज्ञान है और जनता की नब्ज भी पवार अच्छे से जानते हैं। हालांकि शरद पवार ने यूपीए के अध्यक्ष बनाए जाने की सभी अटकलों से इनकार कर दिया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि इन संदर्भ में अभी कोई चर्चा नहीं की जाएगी और इस समय इस तरह की अटकलों को इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान कृषि आंदोलन पर से हटाया जा सके।
कृषि कानून के विरोध में अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर आज 16वें दिन भी डटे हुए हैं। सरकार द्वारा 19 पन्नों का दिया गया प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। सरकार कानून वापस ले ले और हम अपने घर चले जाएंगे। आज अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अमृतसर की चैरिटी सेवा गाजीपुर बॉर्डर पर सिंधु बॉर्डर जाने वाले किसानों को भोजन उपलब्ध करा रही है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर चैरिटी सेवा सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक लोगों को खाना खिलाती है। भारी संख्या में लोग यहाँ आकर भोजन करते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं लिखा जाता और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा करके इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में की गई प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात कर रहे हैं। कृपया इसको जरूर सुनें। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने कृषि आंदोलन के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें तीनों कानूनों को चुनौती दी गई है। किसान संगठनों ने प्रेस वार्ता में कहा था कि अब हम लड़ाई को तेज करेंगे, सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। किसान मजदूर संघ कमेटी ने आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर समर्थन देने जाने से पहले अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में अपनी आंदोलन के सफल होने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कुशल नेतृत्व की वजह से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए नजर आ रही है। आज से 7-8 वर्ष पहले हम हर एक चीज की उपलब्धि, साधन और मदद के लिए अमेरिका और यूरोप की ओर देखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास का निर्माण हुआ है और आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब व्यक्तित्व और कृतित्व से देश को प्रगति पर ले जा पाना संभव है तो देश के भविष्य का निर्माण करने वाली संस्थाएं भी ऐसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परेशानी अपने साथ एक अवसर लेकर आती है और हर सफलता एक चुनौती। आज पढ़ाई के लिए हर बच्चा ऑनलाइन क्लासों के लिए तकनीक के जरिए जुड़ रहा है। ऐसे में अगर नकारात्मक शक्तियां घेर लेंगी तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। हमें तकनीक का सकारात्मक इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक शीतल पांडे, सांसद रवि किशन, संगीता यादव, राज्य आपदा प्रबंधक के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही आदि लोग मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयुर्वेद के छात्रों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के फैसले के विरोध में पूरे भारत के भारतीय डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के समय ओपीडी व दूसरी अन्य सेवाएं नहीं चलेंगी। पहले से तय ऑपरेशन को भी टाल दिया गया है। कोविड-19 की सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी। ये हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दिशा निर्देश पर की जा रही है। राजधानी लखनऊ में करीब 1500 निजी डॉक्टरों ने आईएमए से संबद्ध हड़ताल पर हैं। निजी अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल सेंटर के डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से करीब 50,000 मरीजों की चिकित्सीय सेवाएं बाधित हुई हैं। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा कि हड़ताल के समय से इमरजेंसी सेवाओं को ही उपलब्ध करने की अनुमति दी गई है। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष पीके गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के इलाज में मरीजों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चिकित्सीय सेवा हड़ताल के समय भी बंद नहीं की जाएगी। कोरोना वैक्सीन जल्द आने वाली है। इसके लिए सरकार ने उसके वितरण और स्टोरेज की योजना की तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया है। वैक्सीन के सुरक्षित टीकाकरण के साथ साथ
उसके कोल्ड स्टोरेज को अंतिम रूप प्रदान करने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शासन स्तर पर वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी और टास्क फोर्स को तैयार किया है। टीकाकरण के लिए योजना तैयार की गई है, जिसके तहत हर केंद्र पर टीकाकरण 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए टीकाकरण 3 अलग अलग कमरों में कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। एक व्यक्ति के टीकाकरण में 30 से 40 मिनट तक का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार को अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद वैक्सीन का भंडारण किस तापमान पर किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हर केंद्र पर टीकाकरण के लिए 3 कमरे बनाए जाएंगे। टीका लगवाने वालों को 3 कक्ष में जाना होगा। पहले कक्ष में पंजीकरण करवाया जाएगा, दूसरे में टीका लगाया जाएगा और तीसरे में व्यक्ति को आधे घंटे तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि वैक्सीन का प्रभाव देखा जा सके। यदि व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसका तत्काल इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बीते दिनों 3 संस्थाओं का दौरा किया है, जहां वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। अब जनवरी के माह तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,398 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 97 लाख को पार कर गया है। तो वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 414 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। 87,528 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 92 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,63,749 है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को जल्द शुरू करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। एडीएफ ने इस पैनल में सलाहकार, संक्रमण रोग डॉक्टर, वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद शामिल किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वैक्सीन को 16 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। अमेरिका में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस महामारी से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका पहले पायदान पर है। वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाने की आशा है। जन सुनवाई के बाद एफडीए पैनल में मौजूदा सदस्यों ने फाइजर और उसके जर्मन साथी बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन के उपयोग के समर्थन में मत दिया है। एफडीए की मंजूरी के बाद शनिवार को वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को शुरू कर दिया जाएगा। बहरीन, सऊदी अरब, यूके और कनाडा में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी 24 न्यूज, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।